तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं सॉल्व टीएमए। टीएमए तो देंगे लेकिन वो सॉल्व किया हुआ रहेगा। तो ये NIOS एजुकेशन पॉइंट के तरफ से दिया जा रहा है क्लास 10 का सॉल्व टीएमए ने अप्रैल बैच 2023 के लिए। तो बिना किसी देरी किए हुए तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अगर इस के तरह और भी सब्जेक्ट का टीएमए चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और NIOS एजुकेशन पॉइंट को तो आपको एक तो लिंक मिलेगा हम लोग का डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप का नाम है NIOS स्टडी पॉइंट। उसमें आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं और जो चाहिए वो ले सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के। जैसे कि बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे ग्रुप्स पैसे लेते हैं टीएमए सॉल्व के, लेकिन हम लोग के यहाँ फ्री में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, शोवन लाल दो पुअर वॉज लार्ज हार्टेड, गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है, आपको ये क्वेश्चन कर रहा है कि शोवन लाल एक आदमी है, वो तो गरीब है, पुअर है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। तो इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देना है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए आंसर जानते हैं। Yes, I am totally agree with this statement because Shovan Lal, who was a poor boy who earned money by polishing shoes of the other people, he came first to help the narrator to earn some money for his own survival. So we can say Shovan Lal was a large-hearted boy. तो इसमें बोलना है कि आप इस बात से एग्री है या नहीं है। तो आंसर ये है कि यस, आई एम टोटली एग्री। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि शोवन लाल का दिल बहुत बड़ा था। वो हालांकि वो बहुत गरीब बच्चा था, वो अपना पैसा दूसरों के जूते पॉलिश करके पैसा कमाता था, लेकिन जब मदद करने की बारी आई तो वो सबसे पहले आगे आया और नरेटर का हेल्प किया, उसको पैसा कमाने में मदद किया, उसके जीने के लिए। तो इस बात से, इस एग्जाम्पल से हम लोग ये कह सकते हैं कि शोवन लाल का दिल बहुत बड़ा था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। I have 3 visions for India. Mention all 3 visions of APJ अब्दुल कलाम। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि मेरे 3 नजरिया है इंडिया के बारे में। तो उस तीनों नजरिए के बारे में वो लिखने के लिए, मेंशन करने के लिए बोल रहा है। तो आंसर चलिए पढ़ते हैं। डॉक्टर कलाम revealed that he had 3 dreams and visions for India freedom, development and standing up. He highlights the importance of his visions by explaining that how they can playing a crucial role in India's growth and development. In his first version, he says that if we are not free, then no one will respect us. तो APJ अब्दुल कलाम मतलब कि डॉक्टर कलाम ने ये बोला था कि मेरा 3 सपना, मेरा 3 नजरिया इंडिया के लिए है जो इंडिया को डेवलप करने में मदद करेगा। तो वो 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया का ग्रोथ के लिए। और वो इसका फर्स्ट नजरिया ये है कि वो बोलते हैं
कि अगर हम लोग फ्री नहीं है लेकिन कोई हम लोग को, तो हम लोग का कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कि अगर हम लोग कोई फ्री नहीं है तो हम लोग का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और सेकंड नजरिया ये है, फॉर 50 years we have been a developing nation. In it is time we see ourselves as a developed nation. We are among top 5 nations of the world in terms of GDP. We have 10% growth rate in most areas. Our poverty levels are falling. Our achieved are being globally recognized today, yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-realized and self-assured. Isn't this correct? तो डॉक्टर कलाम साहब का सेकंड नजरिया, दूसरा नजरिया ये है कि हम लोग 50 साल से डेवलपिंग नेशन में है। 50 साल से हम लोग का कंट्री इंडिया डेवलप कर रहा है और हम लोग का पॉवर्टी लेवल कम हो रहा है और 10% ग्रोथ रेट बढ़ रहा है बहुत सारे एरिया में। और हम लोग पूरे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हैं। हम लोग को आज पूरा ग्लोबल जानता है इंडिया को, लेकिन तब भी हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है। क्या ये सही नहीं है? क्या मैंने गलत कहा कुछ? नहीं, ये एकदम सही बात है। हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और तो चलिए थर्ड वर्जन की तरफ। इंडिया मस्ट स्टैंड अप to the world, because I believe that unless India stands up to the world, no one will respect us. Only strength respect strength. We must be strong not only as a military power but also as an economic power. Both must go hand in hand. My good fortune was to have worked with three great minds: Dr. Vikram Sarabhai of the Department of Space, Professor Satyan Dhawan, who succeeded him, and Dr. Brahm Prakash, the father of nuclear material. I was lucky to have worked with all three of them closely and considered this the great opportunity in my life. तो डॉक्टर कलाम साहब का तीसरा जो नजरिया है, जो इंडिया का जो ख्वाब है, वो बोल रहे हैं कि इंडिया को वर्ल्ड के साथ, पूरे दुनिया के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर इंडिया वर्ल्ड के साथ खड़ा नहीं होगा तो इंडिया का कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और इंडिया का कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और स्ट्रेंथ, ताकत ही ताकत को रिस्पेक्ट करती है। तो मिलिट्री ताकत से सिर्फ नहीं होगा, इकोनॉमिक पावर भी होना चाहिए और दोनों को हाथ मिलाना चाहिए। और ये वो डॉक्टर साहब ये कहते हैं, डॉक्टर कलाम साहब ये कहते हैं कि मेरा ये खुद खुशकिस्मती था कि मुझे इतने अच्छे साथी मिले काम करने के लिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस थे, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में काम करते थे, और प्रोफेसर सहीश धवन जो उनकी जगह लिए, और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जो न्यूक्लियर मटेरियल के फादर भी जाने जाते हैं। वो बहुत ही खुश, वो बोल रहे हैं कि आई एम वेरी लकी। तो उन लोग के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ग्रेट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपने देखा होगा क्वेश्चन 1 भी है और क्वेश्चन 2 भी है। तो क्वेश्चन 1 ये है, क्वेश्चन 1A, और उसका आंसर ये है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, राइट। एक तो ये है, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ 1 मिनट। यस,
तो एक तो ये है, एक तो बी है, एक तो ए है। तो इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से या तो आपको ए करने का है या तो आपको बी करने का है। तो आप इसमें से कोई सा भी आपका चूज है, आपका चॉइस, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो या तो आप ये कर लीजिए या तो आप ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है, तो यही कर लीजिए, अच्छा रहेगा। मेरा सजेशन ये है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए, बिना टाइम गवाए। तो यस, तो लेट मी दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, यस। तो Question number 2. List out noises that you find intolerable and give suggestion to reduce them. तो ये बात हो रही है आवाज की जो अच्छा नहीं लगते, नॉइजेस, जिसे हम लोग नॉइजेस बोलते हैं। जैसे कि गाड़ी की आवाज हो गई, हॉर्न की आवाज हो गई, फैक्ट्री की आवाज हो गई, मशीन की आवाज हो गई, कुकर जब घर में खाना बनता है तो उसका आवाज हो गई। ये सब हम लोग को पसंद नहीं आता है, उसको नॉइजेस बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये नॉइजेस। तो ये पूछ रहा है कि कुछ नॉइजेस के बारे में बताओ और बताओ कि उसको कैसे कम किया जाए। तो यहाँ पर है नॉइजेस फ्रॉम व्हीकल्स। गाड़ियों का नॉइजेस बहुत ही ज्यादा होता है। This leads to sound pollution and can be reduced if no horns zone are created on the busy streets. तो हम लोग का पहले नंबर में आता है आवाज। गाड़ियों की बहुत आवाज होता है, तो इसको कम किया जा सकता है नो हॉर्न जोन में उसको क्रिएट करके। जब हॉर्न नहीं बजाएंगे तो ये आवाज नहीं होगा और साउंड पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सेकेंड, नॉइज फ्रॉम पार्टीज इन रेसिडेंशियल एरियाज। तो ये जो घर में जैसे पार्टी हो गया, शादी हो गया, कुछ भी फंक्शन हुआ, बर्थडे पार्टी, तो कुछ भी पार्टी होता है, तो उससे बहुत जो साउंड लगता है, जो साउंड सिस्टम रहता है, उससे बहुत आवाज होता है और उससे पड़ोसियों को और भी बहुत आदमी को रास्ते में बहुत ही तकलीफ होता है। तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग। शुड kept at the lower volume and rules should be imposed regarding such issues. तो उसको हम लोग उसका आवाज कम कर सकते हैं, वॉल्यूम को लो कर सकते हैं और इसके लिए एक रूल भी बनना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 2B का ये है, ऑल फादर्स आर नॉट अलाइक, some show their love and affection for their children and play with them. Others also love and care for their children, but they show it by working hard for them and giving them instruction and advice. Describe the kind of the relationship between Kezia and her father. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फादर्स, जो पिता होते हैं, जो बाबूजी होते हैं, जो बाप होता है, वो एक तरह नहीं होता है। कोई कोई अपने बच्चे को प्यार दिखाता है और उसके साथ खेलता है, और कुछ कुछ प्यार दिखाता है, उसका केयर करता है, लेकिन वो प्यार नहीं दिखाता है, वो उसका लव करता है, केयर करता है, लेकिन उसको वो दिखाता है हार्ड वर्क करके उसके लिए, जो और उसको एडवाइस देता है, नसीहत देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो केजिया एंड हर फादर, ये एक तो चैप्टर नंबर 18, लेसन नंबर 18 में है। ये एक तो स्टोरी है, उसी के हवाले से ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब करो कि इसमें कैसा था। Kezia was a little girl. She was very afraid of her father. To her, he looked like a giant. He spoke very loudly in the house, so she always avoided him. One day, she tore up an important speech letter written by the father. Speech written by her father. He became very angry and beat her with a stick. Kezia started weeping. She wondered why God had made fathers. One day, Kezia's mother was ill. She was taken to the hospital. Kezia was alone in the house.
At night she had a bad dream. She cried with fear. Her father took her to his own bed and lay him beside him. Then she realized that her father was not bad. Lie had to hard work. Lai had no time to play with her. In it was her fault to tear up the speech. Now Kezia felt that her father was large-hearted. तो इसमें इस कहानी में ये होता है, केजिया एक छोटी बच्ची होती है और वो उसको अपना पिताजी से डर लगता था। तो वो उसको लगता था कि मेरे पिताजी एक जायंट जैसा लगता था। वो बहुत ही जोर से घर में बात करता था, बहुत ही जोर से बोलता था और उसको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो उसको अवॉइड करती थी। वो उसके साथ ज्यादा नहीं रहती थी। एक दिन उसने उसका पापा का स्पीच जो लिखा था उसने वो फाड़ दिया। उसका पिताजी बहुत गुस्सा में आए और उसको मार डंडे से मारा। तो केजिया रोने लगी और वो सोच रही थी कि क्यों भगवान ने ऊपर वाला क्यों फादर्स को बनाए हैं। तो केजिया's मदर, उसकी माँ एक दिन बीमार हो गई। वो हॉस्पिटल लेके गई थी। केजिया घर में अकेली सो रही थी। रात में उसको एक बुरा सपना आया। वो रोने लगी डर से। तो उसके फादर आए, उसके पापा आए और उसको अपने साथ अपने पलंग पर सुला दिए। तो उसको ये समझ में आया कि मेरे पिताजी बुरे नहीं है। तो उसको ये अब समझ में आया, वो एहसास हुआ कि वो मेरा गलती था जो मैं स्पीच को फाड़ दिया था। अब केजिया को लगा कि मेरे पिताजी जो है सो बहुत बड़े दिल वाले हैं। तो इसमें भी मैं बोलूंगा, चाहे आप ये वाला आंसर लिख दे चाहे ये वाला लिख दे, कोई सा भी एक लिखने का है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 3A. Mother Teresa took care of the old and the sick who were wanted and abandoned by their relative. How did Mother Teresa make her patients feel comfortable? तो मदर टेरेसा इसमें बीमार होती है और उसके रिलेटिव्स को यह पसंद नहीं था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कैसे मदर टेरेसा ने अब ये खुद को ये सब्र रखा। तो आंसर है इसका, Mother Teresa decided to give some children a home as well as an education. She now began to open orphanage. In a few years more than 19 children had been given a loving home. There were still a large number of people in Calcutta without access to medical attention and hospitalization. तो मदर टेरेसा ने ये डिसाइड किया कि उसे एक बच्चे का होम बनाना चाहिए, जो उसके साथ साथ एजुकेशन भी लेना चाहिए। उसने एक ऑर्फनेज बनाया। उसमें कुछ ही सालों में 19 बच्चों से भी ज्यादा बच्चे आए और कलकत्ता में बहुत सारे वो नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, तो उसमें इसने और किया। तो इसके बाद बी में चलते हैं हम लोग। वी हैव ऑल सीन नीम ट्रीज growing near our houses, on roadsides, in parks, in gardens, in forests, and even in our courtyard. Some of us also know a few of its uses. Describe in your word the advantage of neem trees. And do you think it is correct to call it a village pharmacy? तो चलिए इसमें क्या बोल रहा है, क्या आप समझे? इसमें ये बोल रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि नीम ट्री तो हम लोग सब जानते हैं, वो हम लोग के घरों के सामने उगता है, रोड के किनारे उगता है, पार्क में उगता है, गार्डन में उगता है, जंगलों में उगता है, और या तो हम लोग का अपना कोर्टयार्ड में उगता है। तो क्या बहुत सारे आप लोग जानते हैं यूजेस। तो अब कुछ यूजेस उसका नीम ट्री का आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए, और क्या ये कहना सही होगा कि वो विलेज फार्मेसी है, वो गांव की दवा है? तो नीम इज अ मेंबर
of a Methogyny family, Malliaceae. It is today known by a Batty nickname as the Rachita indica A. Juz. In the past, however, it has been known by several names. The name botanist formerly lumped it together with at least one of its relatives. The result is that the order literature is so confusing that it is sometimes impossible to determine just with spices is being discussed. इसका Nation Academics of Science, Engineering and Medicines in 1992 named a tree for solving global problems, Washington, D.C., the National Academies Press. तो नीम का बहुत वो पहले कुछ अलग नाम से जाना जाता था और वो अभी नीम के नाम से जाना जाता है नेशनल एकेडमिक्स घंटा। तो आप इसका पार्ट 1 भी लिख सकते हैं जो कि छोटा है, जैसे कि देखिए ये सिर्फ 5 लाइन का है और ये बहुत लंबा है उसके हिसाब से, तो आप 3 का पार्ट 1 भी लिख सकते हैं और 3 का पार्ट 2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है वो लेसन नंबर 4 से है, टॉल ट्रीज, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे। अगर आपको याद नहीं तो आप लोग हम लोग के चैनल में जाके चेक कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द पोएम टॉल ट्रीज द पोएट प्रेजेंट्स एन इंटीग्रेटेड पिक्चर्स ऑफ नेचर। It is a harmonious world where various elements and objects of nature like the clouds, birds, day, night and moon work in close association and without any disagreement. It is a pleasant picture of selfless care and protection. Write a paragraph of 20 to 25 words about the 3 activities of the tall trees as described in the window. तो in the poem, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये सवाल क्या कर रहा है, क्या आपको मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट में बताइए, अगर मालूम नहीं है तो सुनिए, समझिए, फिर इसका सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं मिला तो यहाँ पर है ही है, आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये पोएम टॉल ट्रीज, लंबे गाछे, लंबे पेड़ के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए हैं, वो इसका पोएट जो है, उसका कवि जो है, वो बहुत ही अच्छा नजरिया से नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है। जैसे कि क्लाउड्स हो गया, बादल, चिड़िया, दिन रात और सूरज चांद, ये सब काम करती है बिना किसी डिसएग्रीमेंट के काम करते हैं। तो वो हम लोग का कितना केयर करते हैं, कितना प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप 20 से 25 वर्ड में वो 3 काम लिखे जो टॉल ट्रीज के बारे में कहा गया है पोएम में। तो आंसर की ओर चलते हैं। नेचर कैन बी फेल्ड एंड ट्रीज कैन बी सीन एवरीवेयर. One can see tall trees in forest villages and mountain slopes. The poet says that the tall trees have their feet in the ground and their heads in the sky. They see the clouds passing by. This shows that the trees are really tall. In the evening, the sky darkens and the birds move to their homes in the trees for safety. During the night,
and by the light of the moon, the trees stay awake to keep a watch over the world as it sleeps. The poet compares noble people to tall trees because they have a noble character which distinguish them from common people. They are rooted in the soil like trees. It means they are humble, and just as trees provide a caring shelter and refuge to some birds and animals, good people also show their care and concern for the weak and protect them. तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहला पैराग्राफ में तो ये कहा गया है कि नेचर जो है वो कहीं भी महसूस किया जा सकता है और गाछों को कहीं भी देखा जा सकता है। लंबे गाछों को, लंबे पेड़ों को हम लोग जंगल में देख सकते हैं, गांव में भी देख सकते हैं, माउंटेन स्लोप्स में भी देख सकते हैं, पहाड़ों पर भी देख सकते हैं। और इस जो पहला पैराग्राफ में जो पोएट है, जो कवि है, जो लेखक है, जो इस कविता को लिखा है, राइटर है, वो ये कह रहा है कि लंबे गाछे, लंबे पेड़ों के जो पैर होते हैं, फीट होती है, पाँव होते हैं, वो जमीन पर रहते हैं, लेकिन उसके सर जो रहते हैं वो आसमान पर रहते हैं। वो ऊंचे ऊंचे गाछे पेड़ों के बारे में कहा गया है कि पैर तो जमीन पर रहता है लेकिन सर जो है वो आसमान पर रहता है। दूसरे पैराग्राफ में और तीसरे पैराग्राफ में ये बोला गया है कि वो देखते रहते हैं जैसा जैसा बादल गुजरते रहते हैं, जैसे कि वो इंसानी जो पोएट है वो इंसान से कंपेयर कर रहा है। वो बोल रहा है कि गाछ देखता है, लेकिन गाछ क्या देखता है असली में? लेकिन पोएट जो ये देख रहा है कि गाछ देखता है बादलों को जैसे जैसे वो पास होता है, गुजरता है। ये बोल रहा है कि ये दिखा रहा है, जैसे कि ये बोल रहा है कि बादल को दिखता है जैसे जैसे गुजर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सच में इतने लंबे हैं। शाम होते हैं तो आसमान काले काले होने लगते हैं। आसमान जब सूरज ढल जाता है तो आसमान काला हो जाता है, तो चिड़िया, अंधेरा हो जाता है पूरा, तो चिड़िया अपने घर की ओर जाती है और चिड़िया का घर एक गाछ पर होता है और वो बहुत ही सेफ्टी मतलब कि महसूस करती है, वो बहुत ही सेफ रहता है उसका घर। मतलब कि फिर रात होता है, सूरज की रोशनी आती है, सब सो जाता है, लेकिन गाछ जो पेड़ होता है वो नहीं सोता है। क्यों नहीं सोता है? वो जागे हुए रहता है, वो हम लोग के ऊपर नजर रखता है ताकि हम लोग सही से सो पाए। वो एज अ वॉचमैन काम करता है, दरबानी का काम करता है। तो थर्ड पैराग्राफ का जो आंसर है इसका ये कह रहा है कि जो लंबे गाछे, जो लंबे पेड़ है, उसको कुछ कुछ आदमी से मिला रहा है। जैसे कुछ आदमी का पैर जमीन पर रहता है, जैसे कि वो हम्बल रहता है, काइंड रहता है, वो बहुत नरम दिली रहता है, वो गरीबों की मदद करता है। इसी तरह इस पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4B। शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज्ड टू लाफ and smile once upon a time when I was like you. The father and son in the poem represent two different periods of time. Elaborate. तो ये लेसन नंबर 25 से है। इसमें ये बोल रहा है कि मुझे दिखाओ कि मैं कैसे हंसते हैं और मुझे दिखाओ कैसे मैं हंसता था, और फिर से एक बार हंसो, मुस्कुराओ जैसे जब मैं तुम्हारे जैसा था। इसमें एक
पिता रहते हैं और एक बेटा रहता है इस पोयम में, जो अलग अलग टाइम के बारे में अलग अलग टाइम को डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। The father and the son in the poem represents two different period of time. The father represents old time values, traditional orthodox time, and the son represents the modern contemporary present times. The father, like all traditional and orthodox men, values family relationship. The son does not care much about the relationship. He behaves like a stranger and stays distant. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि पिता और एक बेटे के वक्त का इसमें डिफरेंस है। पिता पुराने ज़माने का रहता है, उसका वैल्यू क्या है ये, हाँ वो पुराने ज़माने के थे, लेकिन जो बेटा था वो मॉडर्न ज़माने का था, अभी के ज़माने में था, और वो अपने फैमिली का रिलेशनशिप का वैल्यू उसके नज़र में नहीं था। वो उतना ध्यान नहीं देता था अपने फैमिली में, रिलेशनशिप में वो ऐसा करता था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। Look, I can't carry mountains or rocks. God gave me only a little strength. I can only carry pebbles. My heart carries out for Rama, and I will do all I can for him. Was the work of the squirrel less important than the monkey's work? Give reason for your answer. तो इसमें क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन लेसन 2 से है, जिसका टॉपिक है द स्क्वेरल गॉट हिज स्ट्राइप्स। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये जो है ये स्टोरी का लाइन है कि देखो, मैं बड़े बड़े पत्थर या माउंटेन पहाड़ को उठा नहीं सकता। मुझे भगवान ने जितना ताकत दिया है, मैं सिर्फ मैं कंकड़ी उठा रहा हूँ और मैं ये रामा के लिए कर रहा हूँ और मैं उसका मदद कर रहा हूँ। तो या स्क्विरल का क्या गिलहरी का काम कम इम्पोर्टेंट था मंकी बंदर का काम से? इसमें रीजन मांग रहा है। तो no, the work of the squirrel was not less important than the monkey's work. While the monkeys were building the bridge, the little squirrel too contributed by putting small pebbles into the water. This was highly appreciated by Lord Rama too, because it is the love that matters, not the strength. The little squirrel had love in his heart, and thus his work equally mattered. तो इसमें ये कहा गया है कि नहीं, जो गिलहरी का काम था वो कम इम्पोर्टेंट नहीं था बंदरों के काम से। जब बंदर ब्रिज बना रहे थे बड़े बड़े पत्थरों से, उस वक्त गिलहरी भी अपना मेहनत कर रही थी, वो भी कोशिश कर रही थी, वो भी अपना भगवान का बात मान रही थी। तो वो भी छोटे छोटे पत्थरों से, छोटे छोटे कंकरियों से समुंदर भरने में मदद किया, वो कम नहीं था। इसको लॉर्ड रामा ने भी इसका तारीफ किया और बोला कि वो जो उसके दिल में मेरे लिए प्यार है ये मैटर करता है, उसकी ताकत नहीं। तो वो जो दोनों काम किया वो दोनों इक्वल हुआ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। When Lord Rama asked his army to build a bridge, every monkey worked diligently. तो मैं बता दे रहा हूँ कि आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5B की ओर चलते हैं। कमेंट। तो क्वेश्चन 5B का 3 पार्ट है। Comment on the role of grandfather in trying to make the family atmosphere warm and friendly.
Why do you think people give gifts to their loved one? Do you think Kezia's father was a cruel man and who did not love his daughter? Give reasons. तो पहला में तो ये कमेंट देने बोल रहा है उसके दादी के रोल पर, जो वो अपने फैमिली एटमॉस्फेयर को फ्रेंडली बनाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, जो ये क्वेश्चन 5 का बी का क्वेश्चन है, पार्ट 2 का क्वेश्चन ये है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि पीपल, जो आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, वो अपने प्यारे को गिफ्ट्स क्यों देते हैं। और थर्ड है कि क्या आपको लगता है कि केजिया का फादर, पिता जो था, वो एक क्रूएल था? वो क्या केजिया का पिता जो था वो खराब आदमी था, वो क्रूएल मैन था, तो कि वो अपने बेटी को प्यार नहीं करता था? इसके लिए, इस आंसर के लिए आप रीजन दीजिए। तो इसका पार्ट 1 का आंसर है, ग्रैंड मदर ऑफ केजिया इज ट्राइंग टू मेक द फैमिली कूल बाय आस्किंग केजिया टू प्रिपेयर अ गिफ्ट फॉर हर फादर। तो जब ये मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, केजिया को जब ये एहसास हुआ कि वो गलत थी और उसके पिताजी उसको गिफ्ट उसके पता चला कि पिताजी बहुत अच्छे हैं और उसका गलत फहमी दूर हुआ कि पिताजी अच्छे नहीं हैं, तो उसके दादी जी ने बोला कि गिफ्ट बनाओ अपने फादर के लिए। तो पार्ट 2 का आंसर है, yes, gifting our beloved ones is a kind of showing our love and affection. They give gifts to make the beloved ones happy and making themselves happy. तो नंबर 2 का आंसर है जी हाँ, गिफ्ट जो प्यारे होते हैं हम लोग को, वो उसको गिफ्ट देना एक अपना प्यार का इजहार करना है और दिखाना है कि उनसे भी खुशी होती है और हमें भी खुशी होती है। No, Kezia's father is a not cruel person. Due to his work tension, he did not find time to enjoy with his daughter. इस थर्ड का आंसर है नो, नहीं, केजियास के पिताजी जो है वो अच्छे इंसान है, वो खराब इंसान नहीं है, क्योंकि उसके बहुत काम का टेंशन था, इसीलिए उसको टाइम नहीं मिला अपने बेटी के साथ खेलने का। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा आंसर है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। We often hear एक नारी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। Women's education in India has a major preoccupation of both the government and civil society, as educated women can play a very important role in the development of the country. Education is the milestone of women's empowerment because it enables them to respond to the challenges, to confront their traditional roles and change their lives. Women's education in India has been a need of the hour, as education is a foundation stone for the empowerment of women. Education also brings a reduction in inequalities and functions as the mean of improving their status within the family and develop the concept of participation. तो मैं आपको बताता चलूँ, तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वुमेन का एजुकेशन कितना ज़रूरी है, इसके बारे में बताना है। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो education is powerful tool for women in emancipation. समझ लीजिए क्या है emancipation and empowerment. For long, women has been deprived of her right
by educating herself, she can achieve a place in society. तो women को education देना बहुत ही जरूरी है। आगे चलिए क्या है, स्ट्रेथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये लॉ है ना, आप बात को समझिए। एजुकेशन विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग वुमेन, एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, वुमेन को देना, वो उसको समझना है, वो रहेगा तब तो पता रहेगा उन लोगों की क्या क्या राइट है उन लोग का। विच विल कॉज इंक्रीज पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, दे कुड गवर्नमेंट स्कीम्स टू इनकरेज वुमेन एजुकेशन। तो साक्षर भारत मिशन फॉर फीमेल लिटरेसी launched in 2008 for promoting adult education especially among women, under which Lok Shiksha Kendras were set up. Sabla Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adolescent girls. It aimed to provide nutrition for growing adolescent girls for provision of time food grains. Right to education, RTE considers education as a fundamental right which will provide free and compulsory education to every child aged between 6 to 14. Kasturba Balika Vidyalaya, establishment of residential upper primary school for girls. National program for education of girls at elementary level. It is for reduction in the school dropouts by giving special attention to the weak girls. In villages, women's groups are formed. These groups follow up supervision on girls' enrollment, attendance. Mahila Sangha. Under this scheme, women's forums were created. It provides space for rural women to meet, discuss issues, ask questions, make informed choices. It is implemented in 10 states. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान infrastructure for girls hostel for secondary education, Dhanlakshmi scheme, conditional money transfer scheme for girl child following 3 conditions: at birth and registration of birth, progress in immunization and completion of immunization, enrollment and retention in school. तो इसमें पूरा ये स्कीम के बारे में वुमेन एजुकेशन का। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा और टीम में सॉल्व चाहिए तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप है एक हम लोग का, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एडमिन को मैसेज कर सकते हैं और एडमिन आपको प्रोवाइड कर देगा। और तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये करना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।